गुड इवनिंग बच्चों। हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो प्रकाश के अंदर हम अपवर्तन पढ़ा था। अपवर्तन के बाद हमने अपवर्तन के नियम पढ़े। अपवर्तन के नियम के बाद हमने क्या पढ़ा? अपवर्तनांक पढ़ा था। अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट की बातें करते हैं अपवर्तन के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज मैं तुम्हें जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो बोर्ड से लेके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी आपके बोर्ड में तो आता ही आता है, आगे भी आपको उस टॉपिक के बारे में ध्यान रखना होता है। तो हमने जो शुरुआत की थी वो की थी अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में, और हमने पहला उदाहरण पढ़ लिया था। पहला उदाहरण क्या था? सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर या उदाहरण नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या है? ये होता क्या है? शब्दों से भी पता चलता है। पूर्ण रूप से आंतरिक यानी अंदर ही क्या? परावर्तन। पूर्ण रूप से अंदर ही क्या बेटे? परावर्तन। तो चलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझने के लिए 3 स्थितियों पर हम विचार करते हैं। वो 3 स्थितियां क्या है? बात को समझिएगा। क्या? देखिए, मैंने एक डिवाइडेशन लेयर बना दी, पृथक्कारी तल बना दिया। इसको हम कहते हैं पृथक्कारी तल। इसको हम क्या कहते हैं? पृथक्कारी तल। तो हम यदि 3 स्थितियों पर विचार करें तो 3 स्थितियां मैं बना देता हूँ। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। ठीक है, तो ये 3 स्थितियों पर हम विचार करेंगे एक एक करके, और हम समझते जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अब हमने जो ये 2 माध्यम लिए हैं, यह माध्यम कौन सा माध्यम है? यह माध्यम है वायु। वायु मतलब विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। जबकि नीचे वाला जो माध्यम है ये क्या है? जल। जल मतलब कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। अब नीचे जल है तो थोड़ी जल जैसी संरचनाएं मैं बना देता हूँ, हल्की हल्की, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये जल है, ज़्यादा हम डार्क नहीं कर सकते वरना हमें डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा। तो नीचे जल भरा हुआ है, ऊपर है वायु। तो चलो हम घटना समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, या कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और उससे प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी। तो याद रखिएगा, अभी तक हम कहाँ से? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहे थे। अब हमारे लिए पहला माध्यम तो ये है, और ये कौन सा माध्यम है? दूसरा। तो चलो वही घटना हम करते हैं। देखिए क्या होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आई। कौन से माध्यम में? सघन से। और ये कौन सा माध्यम है? विरल। तो आपने क्या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से कहाँ जाती है बेटे? दूर हटती है। यानी ये प्रकाश किरण, और ये मैंने क्या बना दिया? अभिलंब बना दिया। क्या बना दिया बेटे? अभिलंब बना दिया। अब सघन से जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? विरल में। तो देखिए लाइट माध्यम में जाते ही इससे कहाँ हटेगी? दूर। यानी इसका जो डिज़ाइन होगा वो सीधी जाती जाती इससे दूर हट जाएगी। यानी वो कैसी हो जाएगी? ऐसे। यानी ये यूं जाती हुई यूं मुड़ जाएगी। इसको मैं कोण आई बोल दूं और ये कोण आर बोल दूं तो बेटा
कोण आर बोल दूं तो कोण आर बड़ा है किससे, कोण आई से, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब इसको क्या करने वाला हूं मैं, बात को समझिएगा। यदि मैं इस आपतित किरण, यह कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यदि मैं इस आई को बढ़ाऊं, ध्यान दो, यदि मैं इस आई को बढ़ाऊं तो क्या ये जो अपवर्तित किरण है वो नीचे जाएगी, हाँ जाएगी। मैं इस आई को बढ़ा कर देता हूँ, इस आई को बढ़ाने से जो अपवर्तन होगा वो और ज़्यादा झुक जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं वापस फिर से एक और बार क्या अपवर्तन की घटना का अध्ययन करता हूँ, ये हमारा अभिलंब है। अब मैं इस बार क्या करूँगा, इसको बढ़ा दूंगा। अब ये थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ, ये बड़ी हो गई, देखो पहले से बड़ी है। बच्चे क्या करते हैं, इसे बराबर ही बना देते हैं, बराबर नहीं है। ये मैंने एंगल बढ़ा दिया, ये कोण मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। इसको मैं आई बोलता था, इस बार मैं इसे एक स्पेशल नाम दूंगा, वो क्या होगा, थीटा आई। क्या दूंगा, थीटा आई। वो अभी पता लगेगा थीटा आई क्या है और मैंने थीटा आई क्यों दिया। तो घटना क्या होगी, एक बात बताओ, मैंने जब आपतन कोण बढ़ा दिया, आपतन कोण बढ़ा दिया ना, आपतित किरण को इधर कर दिया, तो अपवर्तित किरण कहाँ झुकेगी, अभिलंब से दूर, और ज़्यादा दूर होगी। तो ये ऐसी घटना होगी कि ये कहाँ झुकेगी, नीचे। कहाँ झुकेगी, नीचे झुकेगी, और नीचे झुक के किसके बराबर आ जाएगी, पृथक्कारी तल के बराबर, पृथक्कारी तल के बराबर आ जाएगी। मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा, बात समझिएगा, किस क्या बन जाएगी, पृथक्कारी तल के बराबर आ जाएगी। तीर का निशान भी मैंने थोड़ा मोटा बना दिया, तुम्हें दिशा पता रहे इसकी, ठीक। तो ये भी इसका तीर का निशान है, ठीक है, किरणें से जाएगी। तो ये क्या महत्व रखता है, ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ जो कोण बना आर वो किसके बराबर बना, 90 डिग्री के, ठीक है। तो यह घटना और यह कोण क्या कहलाता है, यह कोण क्या कहलाता है, याद रखिएगा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब सुनिए, तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं मैं अभी बात करूंगा, पहले इसको पूरी घटना को हम समझ ही लेते हैं पूरी, और अभी एक एक करके मैं एक एक की परिभाषा भी आपको समझाऊंगा। चलो अब तीसरे केस पर आते हैं, और अब क्या करने वाला हूं मैं, इस कोण को, इस आपतन कोण जिसको अब क्रांतिक कोण कह रहे हैं, इसको और बढ़ा दूं। यदि बेटे मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो ये जो अपवर्तित किरण है जो किसके समांतर निकल गई, किसके बराबर आ गई, पृथक्कारी तल के, ये नीचे आ जाएगी। और घटना क्या होगी, बात समझिए, कौन सी घटना होगी, ये कौन सा तल है, ये अभिलंब है n, ठीक है। अब इसको मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया कोण आई को, और ज़्यादा बढ़ा दिया, और बढ़ाने से ये इस पर न जाके इसी पानी के अंदर आ जाती है, वापस इसी पानी के कहाँ आ जाती है, अंदर आ जाती है, बात को समझिएगा, इसी पानी के अंदर आ जाती है। तो ये अचंभे वाली कौन सी घटना हो गई, ये जो घटना हुई। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन किसे कहते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। आपने पढ़ा था ना, परावर्तन पढ़ा था, ये इसे परावर्तन कहते हैं और ये अभिलंब कहते हैं। इसी को मैं उल्टा समझ लूँ तो ये भी तो क्या है, परावर्तन है। तो इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और आप यहाँ भी इसे समझ सकते हैं। तो एक, अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे वो देखिए। ये तो आपको पता ही है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ हटती है, दूर हटती है। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आपतन कोण आई को बढ़ाया जाए, जब आपतन कोण आई को क्या किया जाए बेटा, बढ़ाया जाए, तो किसी कोण पर क्या घटना होती है, किसी कोण पर, किसी आपतन कोण पर
जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, वह पृथक्कारी तल के समांतर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? समांतर निकल जाती है। अर्थात R बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यह कोण I ही क्या कहलाता है बेटा? क्रांतिक कोण। अब इसको I नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? थीटा I बोलेंगे, थीटा I बोलेंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे? आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर। अब बेटा एक बात बताएं, यहाँ जो I है ना बेटा, वो बड़ा है किससे? थीटा I से, यानी क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाने पर अपवर्तन न होकर उसी माध्यम में वापस क्या हो जाता है? परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी यदि मैं इस लाइन को मिटा दूं या आप लिख लीजिएगा, तो मैं अब इस स्पेशल लाइंस लिखूंगा। वो क्या लिखिए? यदि आपतन कोण I को क्रांतिक कोण, बेटा ये वाला कोण कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण, जिसमें अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण थीटा I से अधिक बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर क्या हो जाता है? उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। ये स्पेशल घटना है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बात समझ लीजिए, यदि आपतन कोण I को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाया जाए तो अपवर्तन न होकर के क्या हो जाता है? उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसे पढ़ा है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके उपयोग भी हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 12th क्लास में आएंगे आपके। तो बेटा मैं उपयोग बता देता हूँ केवल, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए लाइट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, कोई बात नहीं। तो एक बात कहकर मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को विराम देता हूँ। वो क्या छोटी सी बात थी, क्या मैं इधर लिख देता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के यूजेस वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हम इतना कहकर हम इसे विराम देते हैं। पहला उपयोग है प्रकाश तंतु या प्रकाशिक तंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये देखिए वैसे तो हमारे कोर्स में केवल नाम है इसका, लेकिन मैं तुम्हें इसका डिज़ाइन बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए एक पतला सा पाइप जैसी संरचना होती है जो दो तरह के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कितने तरह के पदार्थों से मिलकर? दो। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आप केवल इसे समझ लीजिए। आप सोचो कि भाई ऑप्टिकल फाइबर है क्या भला। तो इस तरह अंदर का जो पदार्थ है वो अलग है, बाहर का पदार्थ है वो अलग है। अब क्या होता है इसके अंदर जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है, लाइट प्रवेश करती है, तो ये इसके अंदर परावर्तन नहीं होता। परावर्तन नहीं होकर के ये वापस लौट जाता है, यानी इसी में इसका क्या हो जाता, अंदर जाएगा तो इसका मतलब अपवर्तन होगा, इसके अगर आर पार निकल गया तो। लेकिन अपवर्तन ना होकर इसमें क्या कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये टकरा कर नीचे चला जाता है। यहाँ भी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऐसे चला जाएगा और इस तरह ये आगे चलता जाता है और यहाँ बिना किसी प्रकाश की क्षति के आगे पहुँच जाता है। ये इसका कार्य है। ठीक है, 12th क्लास में ये है, तब हम पढ़ेंगे। तो ये है प्रकाश तंतु।
इसके अलावा इंद्रधनुष निर्माण में भी इसका यूज़ होता है, हम नहीं करते, वो प्राकृतिकी है। यानी इंद्रधनुष जब बनता है, इंद्रधनुष, तो इसके अंदर भी क्या घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो हम फिलहाल इसे यहीं विराम देते हैं और न्यू और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो क्या है, नया टॉपिक, वो है वर्ण विक्षेपण। क्या है बेटा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, हम इसे समझते हैं। देखिए, एक प्रिज्म आता है, आपने देखा होगा, कांच का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। वो प्रिज्म का डिज़ाइन कैसा होता है, मैं थोड़ा सा उसे समझा देता हूँ बेटी। उसका जो नीचे का आधार है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। नीचे का आधार कैसा होता है, आयताकार, और पिरामिड की तरह त्रिभुजाकार रूप से उठा हुआ होता है। यानी कैसा, मैं आपको चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, और ऊपर से इसका कोर मिला दो तो इस तरह का क्या होता है, फिर क्या होता है, प्रिज्म होता है। अगर हम इसे सामने से देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ त्रिभुजाकार जैसा दिखाई देगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म। क्या हो गया, प्रिज्म। अब ये तो प्रिज्म का ओरिजिनल डिज़ाइन है, इसको भी हम क्लास 12 की फिजिक्स में डीपली पढ़ेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है खैर ये भी, लेकिन हमारे तो केवल क्या है, वर्ण विक्षेपण। तो समझने का प्रयास करते हैं, वर्ण विक्षेपण है क्या। देखिए, यहाँ मैं एक पर्दा लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, पर्दा। इसे कहते हैं पर्दा, स्क्रीन, जिस पर कलर हमें दिखाई दे सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, जो सूर्य का प्रकाश है उसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश इस पर से मैं गुजारने वाला हूँ। तो श्वेत प्रकाश आया, कैसे आया, देखिए, श्वेत प्रकाश आया। ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, याद रखिएगा, कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। और इस प्रिज्म जो कांच का बना हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की। अगर अपवर्तन नहीं होता तो इसकी जो दिशा होती वो ये होती, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन ऐसा नहीं होकर के क्या होता है, अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित। तो ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाता है। तो ये श्वेत प्रकाश जो है बेटा, वो कितने रंगों की पट्टियों में बट जाता है, 7 रंगों की पट्टियों में, जिनका क्रम मैं अभी तुम्हें याद करवा दूंगा। इंग्लिश में इसकी ट्रिक होती है विब ग्योर। याद रखिएगा, मैंने पट्टी बनाई, VIBGYOR, विब ग्योर, विब ग्योर। अभी मैं इसका तुम्हें पूरा फुल नेम बताऊंगा, विब ग्योर कौन कौन से कलर्स हैं। तो इसमें वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये बात हमारे क्लियर हो जाएगी। क्या वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखिए, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है, जब किस में से गुजरता है बेटा, प्रिज्म में से गुजरता है, तो श्वेत प्रकाश जब किस में से गुजरता है, प्रिज्म में से गुजरता है, तो वह 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो हमने वेरी सिंपली इसको समझ लिया। होता क्या है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। ये रंग कौन कौन से हैं, मैं आपको फुल फॉर्म इसकी बता देता हूँ। वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी, ठीक। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब बैंगनी।
विबग्योर आई मतलब इंडिगो को बोलते हैं बेटा जामुनी, क्या बोलते हैं, जामुनी कलर। ठीक है, आपने जामुन देखा होगा। तो आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी मतलब ब्लू, बी मतलब बेटे ब्लू, ब्लू मतलब तो आप खैर जानते होंगे नीला। ठीक है, इसके अलावा जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। यानी आप इसे हिंदी में भी याद कर सकते हो क्या? अगर डायरेक्ट हिंदी में याद रखना है तो याद रखना बेजानीह, बेजानीह पी ना ला, बेजानीह पी नाला, बेजानीह पी नाला। इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और कहते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो अब इसमें और भी जानकारियां मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इसमें जानकारियां हैं। अच्छा, एक चीज देखिए बेटे, इसको अपने मार्ग से भटकना कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन। विचलन का अभी हमारे चिन्ह काम नहीं आएगा, 12th क्लास में कुछ इस तरह का चिन्ह होता है, एस नहीं है ये विचलन का चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है विचलन। अब मुझे बताइए, सबसे ज्यादा मार्ग से कौन भटक रहा है? बैंगनी कलर। सबसे ज्यादा मार्ग से कौन भटक रहा है? बैंगनी कलर। और सबसे कम कौन भटक रहा है? लाल कलर। तो याद रखिएगा, विचलन सर्वाधिक किसमें होता है? बैंगनी में। सर्वाधिक विचलन किसमें होता है? बैंगनी में। और न्यूनतम विचलन किसमें होता है? जो सबसे कम मार्ग से भटका, कौन? लाल रंग। अब लाल रंग इतना बहुत कम भटका, इसका मतलब क्या था? इस रंग का वेग ज्यादा था। बेटा जितना ज्यादा वेग होगा, बाइक ज्यादा तेज चलाओगे तो उसको मुड़ाना मुश्किल होगा, और ये जितना ज्यादा स्लो होगी उतनी ज्यादा मुड़ जाएगी। यानी यदि मैं वेग की बात करूं, वेग की बात करूं, वेग यानी वी, तो सर्वाधिक है लाल का और न्यूनतम है किसका? सबसे कम वेग किसका होगा? बैंगनी रंग का। और एक और घटना, एक और भौतिक राशि जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? तरंग दैर्घ्य। ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, सीधे आपको ध्यान रखना है बेटा, इसको दैर्घ्य नहीं बोलते हैं, दैर्घ्य बोलते हैं, पहले बात कर चुका है इस बारे में। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा, जिसका विचलन कम तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। रेड का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि वॉयलेट यानी बैंगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम। यानी सर्वाधिक किसका है? लाल रंग का, और न्यूनतम किसका है? बैंगनी रंग का। किसका है? बैंगनी रंग का। यानी आपको ध्यान होना चाहिए, विचलन सर्वाधिक किसका? बैंगनी का। न्यूनतम किसका? रेड का। वेग सर्वाधिक रेड का, न्यूनतम किसका? वॉयलेट का। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक रेड का और न्यूनतम किसका? वॉयलेट यानी बैंगनी का। तो मैंने आपको पूर्ण वर्ण विक्षेपण की कंप्लीट और बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दे दी। और ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज मैंने क्लास पढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल कर भी मत छोड़िएगा। नोट्स में आपको भेज दूंगा कंप्लीट, इसमें मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, आपको एक केवल समझाया है। ठीक है, बाकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा बेटा। थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा।